दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, जरूरी सेवाओं को मिलेगी छूट। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा जारी। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी। अलग अलग जगहों पर हंगामा और मारपीट की खबरें। प्रयागराज में मतदान केंद्र पर लगा ताला। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में लापरवाही की सारी हदें पार। कोरोना से मरे व्यक्तियों का शव को कचरा फेंकने वाली गाड़ी से ले जाया गया, जिम्मेदारों ने झाड़ा पल्ला। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। एक व्यक्ति ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को उतारा मौत के घाट। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। चंडीगढ़ में महामारी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कोविड समीक्षा बैठक की और इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने घोषणा की है कि 5वीं, 8वीं और 10वीं के छात्रों को अगली कक्षा में बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 12वीं की परीक्षाएं पहले ही टाली जा चुकी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री ओपी सोनी, शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला, मुख्य सचिव विनी महाजन, डीजीपी दिनकर गुप्ता शामिल रहे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से संक्रमित होने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के लोगों के जीवन और उनकी जीविका की चिंता है। पॉजिटिव होने के बाद भी गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हालात और व्यवस्था की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। इसके बाद उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासियों के लिए नया कोविड प्रोटोकॉल जारी किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही कोरोना मैनेजमेंट की टीम 11 के साथ सभी सदस्य जुड़े हुए थे। दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स भी इस दौरान समीक्षा बैठक के निर्देश को सुन रहे थे। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। इनकी अब हर जिले में स्क्रीनिंग होगी। किसी में अगर कोरोना वायरस संक्रमण का लक्षण नहीं मिलता है तब भी उसको कम से कम 7 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो बंगाल में गए थे, उन्होंने रैलियां की थी, तब वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने और भी लोगों को कोरोना दिया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लेकिन महाराष्ट्र में ट्रेसिंग टेस्टिंग ये बहुत ही गंभीरता से किया जाता है। अब गुजरात की क्या हालत है आपको मालूम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन कोरोना पॉजिटिव हो गए। वो शाही स्नान कुंभ के बाद हजारों साधु संत कोरोना पॉजिटिव हो गए। नियंत्रण नहीं रखा, कंट्रोल नहीं रखा, तो देश में जो महामारी जो फैल रही है ना, बहुत बड़ा संकट को हमको सामना करना पड़ेगा। केरल के उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के इस्तीफे के मसले पर बीजेपी नेता केएस राधाकृष्णन ने प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। I do welcome the resignation submitted by the Minister for Higher Education in the government of Kerala. He was forced to submit his resignation on the basis of the findings and verdict pronounced by the Logayuta. Logayuta could find that the minister violated rules and regulations regarding the procedure formalities of the conduct of business by the government. Moreover, he committed nepotism and he committed केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायुसेना आईएफ कमांडर्स सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया।
इस सम्मेलन में वायुसेना के सभी कमांड के वायुसेना के कमांडिंग इन चीफ, सभी प्रधान कर्मचारी अधिकारी और वायुसेना मुख्यालय में तैनात सभी निदेशक जनरल शामिल हुए। आपको बता दें, शीर्ष स्तर के नेतृत्व का सम्मेलन आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं के मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से है। क्षमताओं से संबंधित रणनीति और नीतियों को संबोधित करने के लिए 3 दिनों की अवधि में चर्चाओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जो भारतीय वायुसेना को अपने प्रतिद्वंदियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त देगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग पर पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लग रहा है। इन आरोपों पर बोलते हुए बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पर ब्लेम लगाना तो उनका काम है। जो भी चुनाव से बाहर होता है ना, वो इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्टेट पुलिस, थर्ड पुलिंग ऑफिसर रो रहा है कि मेरी हत्या हो जाती। पैरामिलिट्री को अगर गोली नहीं चलाते तो उनकी हत्या हो जाती। किसी की भी मृत्यु कामना नहीं की जा सकती। लेकिन जिस ढंग से ममता बनर्जी ने प्रोवोक करके वहां रिएक्शन करवाया, एक्शन करवाया, ये तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो अगर एक्शन लेना चाहिए तो ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये सारे हत्याओं का जिम्मेवारी। ममता बनर्जी को जरा सा भी शर्म नहीं आया। 4 लोग के लिए बोली कि हम देख लेंगे, और जिस बच्चे की हत्या की गई उसको, उसके बारे में तो नहीं बोल रहे। आज 140 से ऊपर लोग हत्या हो गए, उनके बारे में तो नहीं बोल रही। तृणमूल के गुंडे बीजेपी के प्रचार रैली पर हमला कर रहे हैं, उनके लिए तो नहीं बोल रहे। कह रही है मैं स्ट्रीट। देखिए, स्ट्रीट फाइटर को बहुत खराब शब्द एक है। स्ट्रीट फाइटर अच्छा शब्द नहीं है। पता नहीं वो अपने आप को क्यों एक अपने से अपना एक खराब शब्द का यूज करती है। मुझे क्षमा करें, मैं इसका व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, लेकिन स्ट्रीट फाइटर अच्छा वर्ड नहीं है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों के खाते में पैसे भिजवाए। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल चुनाव पर प्रतिक्रिया दी। करीब हर दिन आ रहे हैं। सरकार ने कल रात से ही कड़े लॉकडाउन लागू करने का काम किया है, और ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र की सरकार ने जिला अधिकारियों को लगभग 3300 करोड़ रुपए वितरित करने का निर्णय लिया है, ताकि जिला अधिकारी अपने स्तर पे जो भी साधन सामग्री की जरूरत हो उसका वो खरीदी कर पाए। साथ ही साथ में 5,500 करोड़ रुपए का हम लोगों ने राहत पैकेज दिया है। जो घरेलू मजदूर हैं, घर में काम करते हैं, उनके अकाउंट में 1500 रुपये, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अकाउंट में, रिक्शा वालों के, फेरी वालों के, और आदिवासी जो खावटी योजना जिसे लागू है उनके अकाउंट में, सभी लोगों को 1500 रुपये अकाउंट में डालने का निर्णय लिया गया। ने सरकार से कहा है कि कोरोना को लेके क्या काम किया जा रहा है बताएं। 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अब चुनाव आखिरी चरण में है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कोविड नियमों का पालन करेंगे। हजारों लाखों की भीड़ लगाकर सभाएं हुई। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जिस कड़ाई से काम करना चाहिए लचर नजर आया, और पिछले कई सालों से देश में चुनाव आयोग पे प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। सत्ताधारी दल के इच्छा अनुसार चीजें हो रही क्या, ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन हो तो आचार संहिता। वहीं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को सवाई मानसिंह अस्पताल परिसर स्थित संक्रामक रोग चिकित्सालय में कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। राज्यपाल मिश्र को एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी और मेडिकल टीम की निगरानी में नर्स कौशल्या राजावत ने टीका लगाया। राज्यपाल मिश्र ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। इससे बचने के लिए सावधानी और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नितांत आवश्यक है। सभी लोग जो अपनी आयु के अनुसार वैक्सीनेशन के पात्र हैं, वे निसंकोच टीकाकरण करवाएं। तो साथ ही टीका लगवाने के बाद भी लापरवाही नहीं बरतें। निरंतर मास्क लगाएं, आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखें और बार-बार साबुन से हाथ धोएं।
उधर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। इस मौत के आंकड़ों की कभी जीवन में कल्पना नहीं की थी। लोग अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। अंदेशा था, कितने दिन बिता दिए हमने। अलग अलग राज्यों में हाहाकार की परिस्थिति है, संकट से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जो भी मीडियम से लेकर के सीवियर पेशेंट, उसके लिए आपके पास दूसरा कोई विकल्प आज की डेट में नहीं है। तो एक गवर्नमेंट का काम होता है कि इमेजिनेटिव थिंकिंग, जिसका मुझे अभाव दिखता है। फिर भी मैं समझ रहा हूं कि अगर ये पहल हो रही है तो इसको वॉर फुटिंग पे इंश्योर किया जाए कि तुरंत में हमारे पास अतिरिक्त सप्लाई आए, ताकि दर दर भटकना पड़े। आप ट्विटर पे चेक कीजिए, हर व्यक्ति लिखता है कि हमको कहीं से ये उपलब्ध हो जाए, और हम असहाय महसूस करते हैं। ये भी बेहद आवश्यक था, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी बच्चों की, उनको आप एक्सपोज नहीं कर सकते थे। 12th में आपको कैंसिलेशन का चारा नहीं है, क्योंकि 12th के हिसाब से आगे कॉलेज तय होता है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन 10th में आपके पास विकल्प है, क्योंकि स्ट्रीम शायद बदलते हैं लोग, मोस्टली स्कूल भी नहीं बदलते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो इवैल्यूएशन का इन्होंने सोचा है, अब देखा जाए उसमें क्या सोच रहे हैं। दौरा करने गए थे, पूरा महकमा, ये जो अपने यहाँ एक कल्चर है ना, VVIP कल्चर, पूरा महकमा लग गया। उनके बच्चे चिल्लाते रहे, डॉक्टर डॉक्टर, तबीयत ठीक नहीं है इनकी, तबीयत ठीक नहीं। कोई सुनवाई नहीं। उनसे जाके पूछा जाना चाहिए। हमारी कोई भी नीति है ना, कोई भी तरीका हो, कार्यशैली हो, वो तय हो कि आम आवाम को क्या हो रहा है। मैं बिहार के जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, व्यवस्था का हाल क्या है हम जानते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने आप में लुंज पुंज चल रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि ईश्वर से ही अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से कुछ कहने का मतलब नहीं रह गया है। वो बंगाल चुनाव जहरीले माहौल में चला गया, कतई दो मत नहीं। और जहरीला माहौल अगर फिजा में जहर होता है ना, तो वो बंगाल तक ही महदूद नहीं रहेगा, वो देश में फैलेगा। ये हम सबको सोचना चाहिए कि बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं या बंगाल से लड़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई थी ना, हमने तब आपके माध्यम से आगाह किया था कि आप क्या करना चाह रहे हैं बंगाल में। अब गुरुदेव का नाम लेते हैं ना, गुरुदेव की धरती कहती है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। राजस्थान में उपचुनाव से ठीक पहले भीलवाड़ा के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को एक के बाद एक दो झटके लग गए। पहले भीलवाड़ा सांसद सुभाष महरिया कोरोना संक्रमित हुए। अब बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट भी कोरोना की चपेट में आ गए। इस पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। उम्मीदवार डॉक्टर रतनलाल जाट साहब कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ा है और लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए बचते कैसे, क्योंकि पब्लिक एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है। लेकिन वो प्रचार का अधिकांश काम कर चुके थे, उनका नाम आज घर घर बच्चे बच्चे की जुबान पर है, इसलिए वो मोहताज नहीं है कि लगातार उसी तरीके से बीच में रहते। पर उन्होंने एक भावुक अपील की, और मैं भी मानता हूँ कि 72 साल के जो उम्मीदवार हैं वो उनको, यहाँ की साड़ा की जनता को, उनके कामों को, उनकी सरलता को, सहजता को, संजीदगी को स्वीकार करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अधिक परिश्रम करना चाहिए, ताकि रतनलाल जी जीतेंगे। और मेरा पूरा भरोसा है स्वस्थ होकर फिर लोगों के बीच में आएंगे और पहले से ज़्यादा मुखर होकर काम करेंगे। नई गाइडलाइन भी आ गई सर। हाँ, देखिए, गाइडलाइन स्वाभाविक तौर पर आनी ही थी, क्योंकि एक बड़ा अलर्ट है, बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती के चलते हुए सब लोगों को पालना करनी चाहिए। पर एक विरोधाभास है, राजनीतिक क्रियाक्रम और जो राजनीतिक गतिविधियां जो होती हैं, उन गतिविधियों के चलते, और बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी क्योंकि आज प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे लगता है भीड़ भाड़ वाला काम से लोग अब बचेंगे। सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी राजनीतिक दलों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है। खुद संक्रमण से बचें, लोगों को बचाएं, और जो गाइडलाइन है उसका निश्चित रूप से अनुपालना उनको करनी चाहिए। सर, वैक्सीनेशन चोरी का भी मामला है। देखिए, प्रदेश में नहीं देश में एक बड़ा पहला ऐसा मुद्दा है जिसमें राजस्थान में चोरी। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने अपने बोर्ड एग्जाम टाल दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के 56 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। वहीं इस बारे में यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में लगे 19 में से 17 अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। हम इनके स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों के स्वस्थ होते ही बैठक होगी, जिसमें यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए इस साल 56 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1 जून को इंटरमीडिएट की परीक्षा के संदर्भ में फिर से बैठक होने वाली है और उसके बाद ये निर्णय होगा कि जो स्थगित परीक्षाएं हैं उनको क्या निर्णय लिया जाए। मैं यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी स्थितियां अभी काफ़ी कठिनाईपूर्ण हैं और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वातावरण, उसमें कई जिलों में रात्रि का कर्फ्यू लगाने पड़ा है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मेरी कुछ देर पहले मैंने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का, हमारे शिक्षकों का का स्वास्थ्य है वो अच्छा हो और उनकी चिंता की जाए। इसके लिए अभी हम लोग बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में 8 मई से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। पहले 24 अप्रैल से थी, उनको बढ़ा के हम लोगों ने 24 अप्रैल की जगह 8 मई निर्धारित किया है। अभी समय है हमारे पास में। मुख्यमंत्री जी के स्वस्थ होते ही हम इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में कोरोना के चलते सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द हो गई है, जिसे लेकर अब छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं इसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना रहा, आइए जानते हैं। सेफ्टी इज ऑलवेज ऑन टॉप प्रायोरिटी। तो बच्चों के जो एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं 10th क्लास के, हम इससे सहमत हैं, ये होना चाहिए। 12th क्लास के लिए 1 जून को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा उसके लिए कि उस समय पैंडेमिक की कंडीशन कैसी है, किस तरह से कैसे हालात हैं, और उसके बाद दोबारा से कोई विचार किया जाएगा। तो डेफिनेटली सेफ्टी शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। बच्चों की जान से हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों को असेस करने के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इंटरनल असेसमेंट है, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स 20 मार्क्स के लिए पहले से फिक्स हैं। रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स के लिए भी पैरामीटर्स फिक्स किए जा सकते हैं। सीबीएसई अपनी गाइडलाइंस जल्दी जारी करेगी और स्कूल्स उसको फॉलो करते हुए बच्चों को इंटरनल असेसमेंट अवार्ड करेंगे, जिसके बिहाफ हम बच्चों को असेस कर सकते हैं। नहीं, पैनिक क्रिएट तो नहीं हुआ। कुछ बच्चे तो इसको लेके एक्साइटेड होते हैं, हमेशा फन एंड फ्रॉलिक बच्चे हैं। कुछ बच्चों को चिंता है कि देखिए वो शायद ज़्यादा अच्छा अचीव कर सकते थे। मार्क्स के बारे में कन्फ्यूज़न है कि मार्क्स किस तरह से बच्चों को अवार्ड किए जाएंगे। तो जब तक वो सीबीएसई की गाइडलाइंस पूरे नहीं आ जाती, क्राइटेरिया पूरा नहीं पता लग जाता, स्कूल बच्चों को बता नहीं देता कि भाई इन क्राइटेरियाज के ऊपर जो है आपको मार्क्स अवार्ड। देश में इस वक्त कोरोना के कारण हालात काफी बिगड़ चुके हैं। हर राज्य की एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आपको बता दें, तमाम जो इंतजाम हैं वो भी सामने आ रहे हैं। यहाँ राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव ब्लॉक में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो दिल दहला दे। इस जगह पर कोरोना से मृतक व्यक्तियों के शवों को कचरा फेंकने वाली गाड़ी से ले जाया जा रहा है। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर स्थित डोंगरगांव में 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यहां तय वक्त पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सका, जिस कारण इनकी मौत हो गई। इन 3 मौतों के अलावा डोंगरगांव के ही सरकारी अस्पताल में कोरोना पीड़ित व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा। 4 मौतों से हाहाकार मचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक रहा। यहां नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन में शवों को ले जाया गया। डोंगरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बीएमओ ने इस मामले के बाद अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। जिले के हर कोविड केयर सेंटर में जो ब्लॉक में बने हैं, सब में हमने 10 से 15 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की है। और जो डेथ की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है, उसमें कल 3 महिलाएं जो एडमिट हुई थी,
एक की डेथ रात को हुई और 2 की डेथ आज सुबह हुई है, और तीनों को ऑक्सीजन भी लगाया गया था। ऑक्सीजन कमी नहीं होने दी गई थी इनको, क्योंकि वो सैचुरेशन कम था। उसी स्थिति में कोविड केयर सेंटर में एडमिट हुए थे। एक की मौत सामुदायिक स्वास्थ्य उसकी जानकारी मेरे को अभी डिटेल मंगाया हूँ, आने के बाद बता दी जाएगी। सर, शवों को कचरा फेंकने वाले वाहन जो उठाया जा रहा है, किसी प्रकार के 100 वाहन की व्यवस्था नहीं है। ये सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में वो उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहाँ पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहाँ ले जाया जाए। सर, वो नेगेटिव है, लेकिन वो होम आइसोलेट होकर के हैं। और उससे जानकारी ली गई, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आ गया है और वो काफ़ी कमज़ोर। और इसी बीच आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 20 मई तक ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। यूपी से मई के पहले सप्ताह में फैसला किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा 15 मई तक स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर यह बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश में लिया गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बीच में इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 20 मई तक जो परीक्षाएं हैं उन्हें स्थगित कर दिया गया है। हमारी जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं, बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 20 मई तक हमारी परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, जिसको उन्होंने स्वीकार किया है। अब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 20 मई तक उत्तर प्रदेश में स्थगित की जाती हैं। 56 लाख के आसपास विद्यार्थी इसमें बैठने वाले थे और 8 मई से ये परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली थी। प्रथम सप्ताह में मई के हम लोग बैठेंगे और बैठ के निर्णय करेंगे कि परीक्षा को हमको कराना है या हमें अन्य विकल्पों पर विचार करना है। इसका निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में हम लोग अपने अधिकारियों के साथ में और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर इसका निर्णय करेंगे। इसी तरीके से 15 मई तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित किया गया है। हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में भी और जो हमारी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षाएं हैं उनको हमने निरस्त नहीं किया है, हमने केवल स्थगित किया है। अभी उच्च शिक्षा में जो हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हैं वो 15 मई तक स्थगित की गई हैं और जो विद्यार्थियों की पठन पाठन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन जारी रहेगी। विद्यालयों के बारे में, महाविद्यालयों के बारे में और विश्वविद्यालयों के बारे में कर्मचारियों और शिक्षकों की उपस्थिति के संदर्भ में जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी की गई है 50% की उपस्थिति की भी कार्यालयों में, यदि ये संभव होगी तो इसके अनुसार या अन्य परिस्थितियां जिलों को देखते हुए, अपने महानगर में देखते हुए क्या परिस्थितियां हैं, कुलपति या विद्यालय के प्रधानाचार्य जिला प्रशासन यानी जिलाधिकारी से परामर्श। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में बेड और अन्य सामानों की भारी कमी होने लगी है। इसी कड़ी में वडोदरा में 100 नए वेंटिलेटर मंगवाए गए हैं ताकि गंभीर रोगियों को बचाया जा सके। हाल वेंटिलेटर्स की असेंबली चल रही है। परसों रात वेंटिलेटर 100 नंग आए हैं। कल रात को हमने 15 नंग असेंबली करके हॉस्पिटल को पहुंचाए हैं। आज पूरे के पूरे जो बाकी है सभी की वेंटिलेटर्स की असेंबली करके हमें रेडी करना है। और जिस गति से कोविड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर्स कितना काम आएगा? बिल्कुल काम आएगा, ये ज़रूरत है, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये वेंटिलेटर्स किसको काम आएगा? हॉस्पिटल जो भी है पेशेंट है जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, उनको वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। किस प्रकार का प्रोसेस है इसको वेंटिलेटर को असेंबली करने में पहले ट्रॉली रेडी करनी पड़ती है। ट्रॉली रेडी करने के बाद यूपीएस यूनिट रेडी करना पड़ता है, उसके बाद कंप्रेसर यूनिट रेडी करना पड़ता है। सब हो जाने के बाद डिस्प्ले यूनिट रेडी।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। यह बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, अब कि रात के 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कहर को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत कई एहतियात कदम जो हैं वो उठाने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोविड-19 के 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले सभी 10 जनपद में नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को अब रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक प्रभावी कर दिया है। पहले नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का था। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ समेत यूपी के अन्य जिलों में अब नाइट कर्फ्यू की टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है। देश में बढ़ते कोरोना के चलते एक बार फिर से मंदी के हालात पैदा हो रहे हैं। दरअसल कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के चलते दुकानों, रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ रहा है, जिससे व्यापारियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बारे में बेंगलुरु के व्यापारियों और दुकानदारों का कहना है कि उन्हें नाइट कर्फ्यू से काफी नुकसान हो रहा है। अभी तो लॉकडाउन हो गया, फिर कर्फ्यू है 10 बजे से। अभी तो कुछ भी नहीं बिजनेस, अभी तो पहले जैसा कुछ भी नहीं। अभी 2000 या 1000 सेल होने को ही दिक्कत हो जा रहा है। अभी 3-4 स्टाफ है। अभी फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया है, तो चलने को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कस्टमर नहीं आ रहा है, रोड पे आदमी नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी 10 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू है। हाँ, और उससे क्या दिक्कत हो रहा है? उससे हम लोग का अभी नाइट का बिजनेस है। नाइट में अभी हम लोग का 11 बजे तक ओपन रखना था। 11 बजे को अभी नाइट फैमिली आता था। अभी वही 10 बजे कर्फ्यू है। अभी 9 बजे से 8 बजे से आदमी आने को बंद हो जा रहा है, तो कस्टमर नहीं आ रहा है। इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोग को। कितना परसेंटेज कम हुआ है कस्टमर? 70% कम हो गया है अभी तक तो। 30% बिजनेस? हाँ, 30%। वो भी किसी दिन 30% होता है, वो भी नहीं होता है। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होने की वजह से इस बार रमजान के दौरान जामा मस्जिद के बाजारों में कम भीड़ दिखी। वहीं एक दुकानदार का कहना रहा कि कोरोना की वजह से लोग डरे हुए हैं। ग्राहक बाजार में नहीं के बराबर आ रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं है, सबकी हालत बेहद खराब है। माहौल मतलब ये है कि अभी इससे पहले तो जैसे कि लोग पब्लिक निकल रही थी और अपनी मार्केटिंग के लिए घूमने फिर टूरिस्ट वाले भी बहुत सारे आ रहे थे। लेकिन अब ये जो बीमारी की वजह से जो है फिर लोग डरी हुई है। और अभी जैसे लॉकडाउन लगा दिया 10 से 5 दिल्ली में हमारे चल रहा है। इसके बावजूद भी बीमारियां और बढ़ा के दिखा रहे हैं, वो सारी चल रही हैं। तो इसमें भी बहुत सारे कह रहे हैं कि जो भाई लॉकडाउन और लगा देंगे, तो पब्लिक तो फिर डर रहे हैं और वो फिर वो घर जा रहे हैं। यहाँ तो तमाम जैसे हमारे बाज़ार में ये जो है ये सारे गेस्ट हाउस है, लोग टूरिस्ट वाले आते हैं जाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तो ये तो सारे अब ये डर रहे हैं। बहुत सारे होटलें खाली हो चुकी हैं, सब घर जा रहे हैं। जो बाकी जो परदेसी काम करने वाले हैं उनके सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। वो भाई घर भी जाएंगे तो घर जाके क्या करेंगे वो। देश में एक बार फिर से 2020 वाले वही हालात बनते नजर आ रहे हैं जब देश में लॉकडाउन लगा था और प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ पैदल निकल गए थे। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से यह साफ कहा गया कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से प्रवासी अपने अपने घरों की तरफ निकलने लगे हैं।
ऐसी ही तस्वीर कानपुर से भी देखने को मिली, जहां बस स्टैंड पर भारी मात्रा में प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ जाते दिखाई दिए। अभी नहीं आई। 1 घंटे से इधर खड़े हैं। 1 घंटे से खड़ा हूं। क्या करें? 2 घंटे से खड़े हैं इधर, ये बस आया ही नहीं, क्या करें? इधर उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आएगी तो। सुबह 7 बजे से खड़े हुए हैं, बस ही नहीं आ रही है। भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। वहीं पंजाब भी कोविड-19 से अछूता नहीं रहा है। यहां कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, पटियाला में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। जहां पुलिस ने उन लोगों के चालान काटे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, तो वहीं पुलिस का कहना है कि कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी ज्यादा दिखाई दे रही है। इस वेले ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਐਸਆਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਪਟਿਆਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੌਰਾਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20-25% ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਾਨਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਵਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ अविनाश कंबोज, ANV न्यूज़ पटियाला। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई से। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में हालात जो हैं वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर शमशान में जगह के लिए मारामारी हो रही है। मरीजों को ऑक्सीजन वक्त पर नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस में ही बैठकर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद दूसरा सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मुंबई शहर के अस्पताल बेड की कमी से जूझ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मुंबई से। लगातार कोरोना की वजह से हालात बेहद ही खराब होते जा रहे हैं। मुंबई भी कोरोना से अछूता नहीं है। यहां पर कोविड-19 ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन से लेकर शमशान तक में जगह के लिए मारामारी देखने को मिल रही है और मरीजों को मुंबई में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। एम्बुलेंस में ही बैठकर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। ऑक्सीजन खत्म होने के बाद दूसरा सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई में हालात जो है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर शमशान तक के लिए मारामारी हो रही है। क्या कुछ हालात हैं? कोरोना ने किस तरह से प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है महाराष्ट्र के मुंबई में? जी देखिए जिस तरह से लगातार मुंबई में बेड की कमी थी, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगातार ये मांग कर रही है और कोशिश भी कर रही है कि किस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में बेडों की आपूर्ति की जाए। लेकिन इस बीच मुंबई महाराष्ट्र को एक बार फिर से गैस सिलेंडरों की कमी महसूस की जा रही है। लगातार महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से अपील भी कर रही थी कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया करवाया जाए। हालांकि ये हवाई जहाज के जरिए मुहैया करवाने की मांग की जाती है, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो मुहैया करवाते थे वो अब जो है 2 गुने नहीं बल्कि 3 गुने दाम से लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जो कोविड सेंटर है वहां पर भी लोग जो वो प्राइवेट तरीके से अपने तरीके से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मुंबई में भी कोरोना मरीज बेहद ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसे में शहर के अस्पतालों में अगर बेड की बात करें तो सत्यप्रकाश क्या कुछ स्थिति है? साथ ही मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ऐसी भी जानकारी मिल पा रही है? जी लकी, देखिए जिस तरह से पिछले दिन जानकारी मिली थी कि मुंबई महाराष्ट्र के नालासोपारा और वसई इलाके में ऑक्सीजन की कमी के चलते 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं एमपी के भोपाल में भी 5 लोगों की मौत हुई थी। उसको लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई थी। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा कहा गया था कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की जो कमी है उसको तुरंत आपूर्ति की जाएगी। लेकिन इस बीच ये भी खबर आ रही कि
ऑक्सीजन की कमी नहीं होने के कारण तमाम मरीजों की हालत बेहद नाजुक हो रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर से ऑक्सीजन खरीदा जाता था वो पहले पीक आवर में देखा गया तो 250 रुपए में मिलता था। बीच में जो सेकेंडरी जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त 600 रुपया हो गया था। लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी स्ट्रेन आई है उसके बाद से करीब 900 रुपए में एक सिलेंडर मिलता है, जो बेहद मुश्किल से मिलता है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार लगातार उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द इस पे अमल करे और आपूर्ति को पूरा करे। ठीक है, धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोविड-19 ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के जो मामले हैं वो मध्य प्रदेश में भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कार्तिकेय ने ट्वीट करते हुए खुद इस बात की जानकारी दी। कार्तिकेय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब कोरोना को हराकर मिलूंगा। दोस्तों, आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करें। तो ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कार्तिकेय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। तो वहीं बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज सुबह अपना कोविड टेस्ट कराया है। हालांकि सीएम की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश तिवारी, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज के बेटे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्यमंत्री ने भी टेस्ट कराया है। क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए लकी, जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी से उछाल नजर आ रहा है और जिससे प्रशासन की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं, जहां कई मंत्री और नेता जो है कोरोना पॉजिटिव आए हैं। चाहे वो दमोह के कांग्रेस विधायक को जो उम्मीदवार हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय, जो बड़े बेटे हैं कार्तिकेय चौहान, उन्होंने कोरोना टेस्ट जो है करवाया था, आज सुबह ही कराया था, जिसमें कार्तिकेय चौहान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की अभी रिपोर्ट निगेटिव आई है और कार्तिकेय, उनके जो बड़े बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे उन्होंने खुद ही ट्वीट करके अपना साझा किया लोगों से कि वह कोरोना पॉजिटिव आए हैं और कोरोना को हरा कर ही वापस से मिलेंगे। तो लगातार जिस कदर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लगातार बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की पहली लहर में संक्रमित हो चुके हैं और उसके बाद वे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। अब कोविड-19 ने इनके परिवार को अपनी चपेट में ले लिया है। क्या डॉक्टरों की टीम की निगरानी में है कार्तिकेय? निश्चित तौर पर देखिए, अभी डॉक्टरों की निगरानी में पूरी तरह कार्तिकेय है। हालांकि उन्होंने खुद को अपने आप को घर पे ही अभी आइसोलेट करने की बात कही है और सतत डॉक्टरों की निगरानी पे वो है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इससे पहले भी कोरोना पॉजिटिव आए थे और हॉस्पिटल में वो एडमिट भी थे। तमाम सारी चीजें थी और एक बार फिर जो है पूरा जो कोरोना की दूसरी लहर है उस पर अब एक बार फिर उनके बेटे स्वयं जो है, उनके बेटे कोरोना की चपेट से आ गए। हालांकि उन्होंने अपने आप को घर पे आइसोलेट किया है और उन्होंने कोरोना की जंग से जीतने के बाद ही लोगों से मिलने की बात कही है। और तमाम जो है डॉक्टरों की निगरानी पे अभी जो कार्तिकेय है, उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे, उनकी निगरानी पे पूरी तरह से उनका अभी इलाज होगा। जी लोकेश। ठीक है, धन्यवाद गणेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो शिवराज सिंह के बेटे की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है और मुख्यमंत्री ने भी टेस्ट करवाया है। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने शहर के मुख्य बाजार, तांगा स्टैंड, क्रिश्चियन तिराहे से भावंत चौराहा, राधा रमन रोड तक पैदल भ्रमण कर राहगीरों, दुकानदारों से संवाद किया और कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में तेजी के साथ ये बढ़ती नजर आ रही है। इसीलिए सभी लोग सतर्कता बरतें, यथासंभव अपने घरों में रहें, अगर बेहद आवश्यक हो तभी घर से बाहर आएं। गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें। अगर उन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है तो तत्काल पंजीकरण कराकर अपने समीपवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तत्काल टीका लगवाकर अपने आप को संक्रमण से बचाएं।
खबर पंजाब के पटियाला से, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुखबीर सिंह बादल का पुतला फूंककर रोष जाहिर किया। और इस दौरान नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर योगेंद्र योगी ने कहा कि जो फैसला कोर्ट का है, जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल जश्न मना रहे हैं, जिसके विरोध में हमने सुखबीर सिंह बादल और वल्टोहा का पुतला फूंका, हम चुप नहीं बैठेंगे। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਠੋਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਹੀ बैठांगे। पटियाला का कैमरामैन सोनू के नाल अविनाश कम्बोज, ANB न्यूज़। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।